हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को आगे का देखेंगे। ये एक सूत्र हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक्स इंटू वाई बटे 100 इक्वल टू परिवर्तन, है ना, परिवर्तन का परसेंटेज या प्रभाव का परसेंटेज या अपरिवर्तित या ना बढ़े ना घटे, सॉरी, परिवर्तन का परसेंटेज, प्रभाव का प्रतिशत, इसमें वैल्यू रखने से कई सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। अभी तक हमने नॉर्मल क्वेश्चन देखे थे, अब कुछ क्वेश्चन परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस के देख लेते हैं। प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चनों को इसमें पुटअप करने से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मतलब अगर कहीं प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट मतलब प्लस, 100 से प्लस करते हैं। लॉस होता है तो लॉस का मतलब होता है हानि, हानि मतलब कम या नुकसान। और कहीं पे अगर डिस्काउंट आता है तो डिस्काउंट का मतलब भी होता है कम करना। तो जब इस शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे तो अगर 20% लाभ बोलेगा, 20% लाभ, तो प्लस का 20 यूज़ करेंगे। मान लो बोल दिया 10% हानि, तो माइनस का 10 यूज़ करेंगे। उसको 100 से प्लस माइनस कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम ट्रिक हल कर रहे हैं। ट्रिक के लिए पूरी वैल्यू रखेंगे, लाभ मतलब प्लस का, हानि मतलब माइनस का, और अगर कहीं पे डिस्काउंट दिया 25%, तो डिस्काउंट का मतलब ही होता है कम करना। तो 25% के लिए फिर डिस्काउंट मतलब माइनस। तो प्रॉफिट के लिए इस ट्रिक में प्लस, लॉस के लिए माइनस और डिस्काउंट के लिए माइनस का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं। दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं। पहली वस्तु पर 20% लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? पहले तो अंडरलाइन करिए, दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती है। जब समान मूल्य पर बेचने की बात होगी तब इस फॉर्मेट को यूज करेंगे। केवल कब? जब समान मूल्य पे। तो करते हैं, शर्त है पहली वस्तु पर 20% लाभ, तो प्लस का 20, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, तो माइनस का 20, हानि मतलब माइनस, तो 20 गुणे माइनस का 20 बटे 100। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये 0 0 कटा तो आया माइनस का 4। तो हम जानते हैं कि अगर माइनस में उत्तर आया तो माइनस का 4 मतलब 4% की हानि। तो उत्तर 4% की हानि होगी। कितने की हानि? 4 की। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% हानि, पहली वस्तु पर 20% हानि प्राप्त करता है। दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? पहले तो अंडरलाइन, दोनों को समान मूल्य पर बेचता है मतलब विक्रय मूल्य समान। पहली शर्त, पहली वस्तु को 20% हानि पर, तो माइनस का 20, दूसरी वस्तु को बेचकर 15% लाभ कमाता है तो प्लस का 15। तो पूरे सौदे में माइनस का 20 गुणे प्लस का 15 बटे 100। 20 में से 15 माइनस होगा तो माइनस का 5। 5 बार कटा, 5 दिया 15,
5 दिया 15 तो माइनस का 3, कैलकुलेट किए तो माइनस का 8, तो उत्तर 8% की हानि होगी। कितने प्रतिशत की? 8% की हानि। अगला एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। किसी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है प्लस का 20, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो माइनस का 10, प्लस का 20 माइनस का 10/100। क्योंकि प्रतिशत में आंसर आएगा इसलिए प्रतिशत मतलब लाभ हानि। कैलकुलेट किए 20 में से 10 गया तो ये प्लस का 10, ये 0 0 कटा तो माइनस का 2, कैलकुलेट करने में आया प्लस का 8, तो प्लस का 8 आया मतलब 8% का लाभ, क्योंकि अगर प्लस चिन्ह आता है तो लाभ होता है। तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो उत्तर 8% का लाभ। अगला ही एक ऐसा प्रश्न है, किसी वस्तु पर 15% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? 15% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है प्लस का 15, 25% की छूट दी जाती है तो माइनस का 25, छूट मतलब कम, तो प्लस का 15 माइनस का 25/100। 15 में से 25 गया तो माइनस का 10, 15 गुणे 25 होता है 375, 375/100, तो दशमलव बस लगा लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। तो माइनस का 10 माइनस का 3.75 इक्वल टू माइनस का 13.75। क्योंकि उत्तर माइनस में आ रहा है तो अंतिम रूप से उत्तर लिखा जाएगा 13.75% की हानि होगी, क्योंकि माइनस मतलब हानि, तो उत्तर 13.75% की हानि होगी। एसएससी मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। किसी वस्तु पर कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाए, किसी वस्तु पर कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर भी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर भी 4% का लाभ कमाया जा सके। तो हम लोग किस सूत्र को देख रहे हैं? एक्स वाई 2% होंगे, एक्स इंटू वाई बटे 100, और ये क्या बतलाता है? परिवर्तन या प्रभाव। तो पूरे सौदे में क्या प्रभाव पड़ा? तो पूरे सौदे में 4% का लाभ हुआ। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ? 4। तो कैलकुलेट करते हैं कितना मूल्य अधिक अंकित करें, तो माना एक्स अधिक मतलब प्लस, 20% की छूट तो मतलब माइनस का 20, एक्स गुणे माइनस का 20/100 बराबर 4। तो ये माइनस का 20 पहले उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स माइनस
x/5 ये कटा, 20 इधर जाके जुड़ेगा तो 4 + 20। आगे करते हैं, एलसीएम लेके हल करेंगे तो ये बनेगा 5x - x/5 बराबर 24। कैलकुलेट किए तो 4x 6 चौके 24, सॉरी ठीक। आगे करेंगे 20 ± 24 गुणे तो 1x बराबर 24 गुणे 5/4, 6 पंचे 30, तो x बराबर कितना 30%। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कितने प्रतिशत मूल्य अधिक अंकित करें कि 20% की छूट देकर भी परिवर्तन कितना 4% लाभ कमाया जा सके। तो माना x% अधिक 20% की छूट, कैलकुलेट किए काटे पीटे तो ये बना 4x बराबर 24 गुणे 5, तो 1x बराबर 6 पंचे 30। तो उत्तर कितने प्रतिशत अधिक, तो 30%। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक बट्टे, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक डिस्काउंट, क्रमिक बट्टा 20% और 30% दिया जाता है। 20% और 30% दिया जाता है तो समतुल्य बट्टा कितने प्रतिशत होगा, समतुल्य बट्टा कितने प्रतिशत होगा। तो इसको भी XY से हल कर सकते हैं क्योंकि 2% है। पहला डिस्काउंट है 20 तो -20, दूसरा डिस्काउंट है 30 तो -30, तो आगे -20 गुणे -30 और बटे 100। काटेंगे पीटेंगे तो -30 -20 -50, माइनस +6, कैलकुलेट करने पे कितना आया -44। तो माइनस का मतलब ही होता है डिस्काउंट। तो कितने % का फाइनल डिस्काउंट हुआ, तो उत्तर समतुल्य बट्टा कितने प्रतिशत होगा, तो उत्तर 44% होगा। ठीक, तो इसे डिस्काउंट के मेथड में भी। एक कठिन वाला फ्रैक्शन देख लेते हैं। तो मैंने बताया कठिन वाले फ्रैक्शन को अपन दूसरे तरीके से करते हैं, वो भी आपको पता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 16.2/3% की छूट और 14.2/7% की छूट दी जाती है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 16.2/3 और 14.2/7% की छूट दी जाती है तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो 16.2/3% बटे में कितना होता है 1/6। 14.2/7% बटे में कितना होता है 1/7। तो इसका मतलब हुआ 6 पर कितने की छूट 1 की, और 7 पे कितने की छूट 1 की। तो पहला 6 पर छूट 1 की तो 5, 7 पर छूट 1 की तो 6। मैंने बताया जो क्रॉस घट जाए काट दीजिए, तो इसको काटे तो रिजल्ट आया 1 और 1, तो 7 एकम 7 और 5। तो पहले वह वस्तु कितनी थी 7, बाद में वह वस्तु कितनी हो जाती है 5। पहले वस्तु कितनी थी 7, बाद में कितनी हो जाती है 5। तो उत्तर कितने कम हुआ 2, पहले की तुलना में। किसकी तुलना में, पहले। तो पहले कितना था 7, कितना कम हुआ 2, तो 2/7 और गुणे 100। तो उत्तर 28
4/7%। तो कितने की कमी या कितना समतुल्य भट्टा? तो उत्तर 28 सही 4/7%। अब इसी XY के सूत्र से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हल कर सकते हैं। और अगर इसको हल करते हैं तो मैंने बोला है कि x इंटू वाई बटे 100 को अगर हल किया जाए तो जो भी प्राप्त होता है वो किस में प्राप्त होता है? प्रतिशत में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब हल करेंगे तो ये किसका प्रतिशत होगा? CI का। किसका? CI का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 16,500 रुपये 16,500 रुपये 10% वार्षिक दर पर 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कितने प्रतिशत वार्षिक? 10। तो पहला 10, दूसरा साल भी 10, तो 10 गुणे 10/100। काटे हल्के 20 प्लस 1, तो उत्तर CI का परसेंटेज कितना है? तो 21%। कितने प्रतिशत? 21। तो प्रतिशत में कितना आया? 21%। मूलधन में कितने प्रतिशत का ब्याज? 21। तो मूलधन 16,500 गुणे 21%। तो 0 0 काटे, 21 पंचे 105 की 5 हासिल 10, 21 छिक्का 126, 126 और 10 136 की 6 हासिल 13, 21 एकम 21, 21 और 13 34। तो उत्तर कितने प्रतिशत ब्याज? तो प्रतिशत में 21 और कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज? तो उत्तर 3,465 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। अगला एक कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है। किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4,080 रुपये है। 4,080 रुपये है। तो वह राशि क्या होगी? कितने साल के लिए? 2। पहला साल 4, अगला साल 4, 4 गुणे 4/100। कैलकुलेट किए तो 8, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8.16%। तो CI क्या है? 8.16%। क्या है? CI। अब लिखता है CI 4,080 रुपये है। तो 8.16% बराबर CI है 4,080 रुपये। तो 100% बराबर क्या होगा? 4,080 गुणे 100 बटे 8.16 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 4080 इंटू 100 और ये 816। 8 पंचे 40, 16 पंचे 80, कितनी बार कट गया? 5 बार। तो उत्तर वह राशि कितनी थी? तो आंसर 50,000 रुपये। कितने हजार रुपये? 50। अभी तक हमने देखा कि कितने प्रतिशत यूज कर रहे थे? 2। तो सूत्र क्या था? x + y x इंटू वाई बटे 100। मान लो कहीं पे 3% आ गए
समझने के लिए 10, 20, 30। जैसे क्वेश्चन आता है ना, समतुल्य भट्टा 3% का, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। 3 समतुल्य भट्टा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और वॉल्यूम। तो जब 3% हो तो भी यही फार्मूला होगा। फर्क केवल ये होगा, फार्मूला यही होगा, फर्क केवल ये होगा कि इसको 2 बार करना है। कहने का मतलब, पहले इन 2% को इस सूत्र से हल करेंगे। तो करते हैं 10, 20, 10 गुणे 20 बटे 100। कैलकुलेट किए तो कितना है? 32। पहले 2% को हल किए तो 32 आया। किस फॉर्मूले से? अब इन 2% को फिर से हल करेंगे, इसको और इसको, इसी फॉर्मेट से। बत्तीस गुणे 30 बटे 100 काटे तो ये हुआ 62। 32 गुणे 6 होता है 96, मतलब 9.6। तो उत्तर हुआ 71.6। किस चिन्ह का? प्लस। तो जब परसेंटेज 3 बार आए तो पहले 2% को इसी मेथड से हल करना है, फिर उसका जो उत्तर आए फिर से यही मेथड लगाना है, फिर दोनों को फिर से हल करना है। तो इसी फॉर्मेट को यूज़ करिए। कितनी बार? 2 बार। एक बार सॉल्व करिए, जो उत्तर है उसको अगले के साथ फिर सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 20,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, 20,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर पर इसके 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसके 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मतलब 10%, 10%, 10%। कितने साल के लिए? 3। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स वाई का ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 10, 10, 10 गुणे 10 बटे 100 काटे तो 10 10 20 प्लस 1 तो कितना आया? 21। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आया 21। अब इस 21 को अगले के साथ हल करेंगे, लेकिन फॉर्मूला वही होगा। तो क्या बनेगा? 21, 10, 21 गुणे 10 बटे 100। 21 और 10 कितना हुआ? 31। 21 बटे 10 कितना बनेगा? 2.1। कैलकुलेट करने पे कितना आया? 33.1%। ये क्या आया? CI। तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब पहले 2 वर्ष 10-10, फिर आया 21, फिर 21 का अगले के साथ, तो 33.1% क्या है? CI। किसका? तो मूलधन का। तो मूलधन कितने लाख, कितने हजार रुपए? 20,000 रुपये का 33 सही 1/100। दशमलव हटेगा तो ये 0 आएगा। 3 0 3 0 कटा, गुणा किए तो 33 दूनी 66, तो 6,600
20। तो उत्तर 10% की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%, रुपए में मूलधन का 33.1/100 कैलकुलेट किए तो उत्तर 6,620 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर तीन क्रमिक भट्टे 10%, 20%, 30% दिए जाते हैं। 10%, 20%, 30% दिए जाते हैं तो समतुल्य भट्टा क्या होगा? भट्टे का परसेंटेज कितना दिया है? 3। पहला भट्टा 10 मतलब -10, दूसरा भट्टा 20 मतलब -20, तीसरा भट्टा 30 मतलब -30। भट्टा मतलब छूट, छूट मतलब कम। तो परसेंटेज कितने दिए? 3। पहले 2 परसेंटेज हल करेंगे तो -10, -20, -10 गुणे -20 बटे 100। 0 0 काटे। -30 +2 -28। तो इन दोनों को हल करने पे आया -28। अब इस 28 को तीसरे के साथ हल करेंगे। 3 परसेंटेज है, पहले 2 को हल किए, कैलकुलेट किए तो -28 आया। अब उसको अगले के साथ हल करेंगे तो -28, -30, -28 गुणे -30 बटे 100। 1 0 0 काट लिए। ये हुआ 28 और 30 58, माइनस माइनस होगा प्लस। 28 तिया 84 होता है, 28 तिया 84 तो 8.4 प्लस का 58 में से 8 गया तो उत्तर हुआ 49.6। किस चिन्ह का? माइनस। तो 3 समतुल्य भट्टे, फार्मूला वही होगा, फर्क ये होगा कि 2 बार यूज किया गया। 28 और 30 58, 28 तिया 84 होता है तो 8.4 माइनस किए तो समतुल्य भट्टा क्या होगा? तो उत्तर 49.6%। आज के वीडियो में हमने एक चीज़ देखी कि इस सूत्र का प्रयोग करके 2 बार प्रतिशत और 3 बार प्रतिशत को हम लोग हल कर रहे थे। तो ऐसे ही इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम ज्योमेट्री या क्षेत्रमिति या ज्योमेट्री के परसेंटेज के क्वेश्चनों को करेंगे जो इससे संबंधित होंगे। केवल इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब इस परसेंटेज के सूत्र का प्रयोग करना होगा तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री का जो कॉमन सूत्र होता है उसको एक बार जरूर लिखेंगे। उस कॉमन सूत्र को लिखने के बाद इस बात का ध्यान रखेंगे कि भुजाओं का प्रयोग कितनी बार हुआ है। अगर भुजा का प्रयोग 2 बार होगा तो परसेंटेज का यूज़ 2 बार करना, भुजा का प्रयोग 3 बार होगा तो परसेंटेज का यूज़ 3 बार करेंगे। ठीक है, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले ही क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 40% की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो उत्तर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कितनी भुजाएं हुई? 2। तो परसेंटेज का यूज कितनी बार करोगे? 2 बार। तो पहला बोलता है लंबाई में 30% की वृद्धि प्लस का 30
चौड़ाई में 40% की वृद्धि, प्लस का 40, तो एक हुआ x, दूसरा हुआ y, तो अगला x इंटू वाई बटे 100। दो भुजाएं तो 2 बार परसेंटेज का यूज़, कैलकुलेट किए तो 30 और 40 70, और ये 0 0 कटा, 3 चौके 12, कितना हो गया 82। किस चिन्ह का आया प्लस, तो उत्तर 42% की वृद्धि, 82% की वृद्धि। 70 और 12 82, किस चिन्ह का प्लस, प्लस मतलब वृद्धि, तो उत्तर क्या लिखा जाएगा, क्षेत्रफल में 82% की वृद्धि होगी। ठीक, आजकल एक नया प्रश्न आने लगा है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। एक नया प्रश्न आने लगा है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो हर चीज शुरुआत में कितनी होती है 100, हर चीज शुरुआत में होती है 100, 82 की वृद्धि हो जाएगी, 82 की वृद्धि, तो उत्तर क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो 182। प्रश्न, क्या परिवर्तन आएगा क्षेत्रफल में, तो उत्तर 82% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन, नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पहले से क्षेत्रफल कितना माना जाता है 100, उसमें वृद्धि कितने की 82, तो नया क्षेत्रफल 182% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% कमी करने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी करने से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। क्या, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए का प्रयोग कितनी बार, ए इंटू ए, तो ए का प्रयोग 2 बार, क्षेत्रफल में 2 बार, तो परसेंटेज भी 2 बार यूज करेंगे। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर, तो उसके सारे परसेंटेज भी बराबर। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर, तो वर्ग के सारे परसेंट बराबर। 15% की, कितने परसेंट की, 15% की वृद्धि, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि, 15 15 15 गुणे 15 बटे 100, 15 15 हुआ 30, इसको किए तो 15 का स्क्वायर 225 बटे 100, कैलकुलेट किए तो 30 प्लस 2.25, तो अंतिम रूप से उत्तर प्लस का आया। प्लस का आया मतलब 30 और 2 32.5% की वृद्धि। तो उत्तर क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, तो उत्तर 32.25% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई में 10% की कमी, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई में 10% की कमी और इसकी ऊंचाई में 15% की कमी करने पर, और इसकी ऊंचाई में 15% की कमी करने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। तो कितनी भुजाओं का प्रयोग हो रहा है, आधार और ऊंचाई का। तो आधार में 10% की कमी, ऊंचाई में 15% की कमी, तो हल किए -10
माइनस का 15 और बटे 100। -10 -15 हुआ माइनस का 25। इसको कैलकुलेट किए 15/10 प्लस का तो 1.5 माइनस किए तो 23.5। किस चिन्ह का आया? माइनस। तो उत्तर लिखा जाएगा क्षेत्रफल में 23.5% की कमी आ जाएगी। कितने की कमी आ जाएगी? 23.5% की कमी। त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो मान रखे कैलकुलेट किए तो उत्तर आ गया 23.5%। अगला एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी करने पर नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा? किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% कमी करने पर नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? तो पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ आर का यूज कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो आर मतलब सेम, एक आर दूसरा आर दोनों सेम है तो परसेंटेज भी क्या होंगे? सेम। आर का यूज 2 बार तो परसेंटेज का यूज भी 2 बार। आर सेम सेम है तो परसेंटेज भी क्या होगा? सेम सेम। तो 10% की कमी तो -10 माइनस का 10 गुणे माइनस का 10 बटे 100। काटे। -20 प्लस का 1 तो आंसर -19। तो 19% की कमी। तो ये 19% की कमी है। तो ये हुआ परिवर्तन। जबकि प्रश्न पूछ रहा है नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? तो हर चीज का पहले कितना होता है? 100। कितने की कमी आ गई? 19। हर चीज का बेसिक होता है 100%। उसमें कमी कितने की आ गई? 19%। तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? तो उत्तर नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 81%। तो इसका क्षेत्रफल 81%। अब इसी में कुछ स्टैंडर्ड के क्वेश्चनों को देखते हैं जो ज्योमेट्री में थोड़ा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। पहला प्रश्न, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि और इसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, जिससे इसके क्षेत्रफल में 400 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। जिससे इसके क्षेत्रफल में 400 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो आयत का प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था? आयत का प्रारंभिक क्षेत्रफल, चलिए पहला परसेंटेज कितना दिया है? 25 की वृद्धि, चौड़ाई में 10 की कमी। तो ये हुआ 25 की वृद्धि गुणे 10 की कमी बटे 100। काटे। ये हुआ 15। इसको किए तो ये हुआ माइनस का 2.5। कैलकुलेट किए तो आया 12.5। क्या प्लस आया? मतलब वृद्धि। तो आयत की लंबाई में 25%, चौड़ाई में 10% की कमी
करने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 12.5% वृद्धि। केयरफुली, 12.5% की वृद्धि, तो 12.5%। और क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि? तो 400 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि। प्रतिशत में वृद्धि कितनी है? 12.5। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है? 400। तो वृद्धि बराबर वृद्धि, 1% का 1 क्षेत्रफल का, तो हमेशा कितना निकालते हैं? 100%। 100% के लिए हमेशा 100 से गुणा, और बटे 12.5 कैलकुलेट करते हैं। एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 12.5 से ये कटता है 8 बार, 12×8 = 96, तो उत्तर 1320 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रतिशत में कितने की वृद्धि? 12.5। एरिया में कितने की वृद्धि? 400। तो 12.5% बराबर 400, तो उत्तर 100% बराबर। आयत का प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था? तो उत्तर 3200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी की जाती है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की कमी की जाती है, जिससे वर्ग का क्षेत्रफल 1280, जिससे वर्ग का क्षेत्रफल 1280 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। तो वर्ग का प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था? चलिए देखते हैं। कितने प्रतिशत की कमी? 20। तो -20 -20 20 × 20/100। -20 दो बार क्यों लिए? क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो -20 -20 का 40, 2 प्लस का 4, तो आया -36%। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? 36। प्रश्न में चेक करिए, लिखा है क्या? 1280 की कमी नहीं, प्रतिशत की कितनी कमी? 36। तो क्या 1280 कमी दिया है? नहीं दिया है, हो जाता है। तो नया क्षेत्रफल वर्ग का कितना हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल 100, उसमें 36% की कमी हो जाती है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? नए 36% की कमी होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 था, 36 कम हुआ 64 दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल 64% हो जाएगा और 1280 हो जाएगा। तो 64% बराबर 1280, तो 100% बराबर 1280 × 100/64। काटे 64 दूनी होता है 2 बार, तो उत्तर वर्ग का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था? तो उत्तर 2000 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर, इसलिए उसके सारे परसेंट बराबर। 20% की कमी, तो पहला परसेंट 20, दूसरा 20, 20 × 20/100 कैलकुलेट किए तो -36।
तो 1280 नहीं लिखा है ना, कमी, 1280 हो जाएगा तो नया क्षेत्रफल 100% पुराना, 36 की कमी, तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? 64। 64% बराबर 1280, तो 100% बराबर 2000। तो वर्ग का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था? तो उत्तर 2000 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, ऐसे ही एक अगला प्रश्न जल्दी से। घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने से पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a का स्क्वायर, 6a का स्क्वायर। तो यहाँ a का गुणा कितनी बार हुआ? 2 बार। तो a का गुणा 2 बार, तो परसेंटेज का गुणा भी 2 बार। क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, तो भुजा कितनी बार? 2 बार, तो परसेंटेज भी 2 बार। भुजाएं बराबर, तो परसेंटेज भी बराबर। 50% वृद्धि, तो प्लस का 50, प्लस का 50, 50 गुणे 50/100, 0 0 काट दिए, तो ये हुआ 50 और 50 100, ये 5 5 25, तो कितना आया? 125%। किस चिन्ह का है? प्लस। तो उत्तर, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? तो उत्तर 125% की वृद्धि। सबसे पहले सूत्र लिखा हमने, सूत्र क्या था? 6a का स्क्वायर, तो भुजा का यूज 2 बार, इसलिए इसका प्रयोग 2 बार किए। अगला ही एक प्रश्न ऐसे ही आयतन का देखते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या में, किसी गोले की त्रिज्या में 20% वृद्धि करने से, 20% वृद्धि करने से इसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा? इसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा? तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो हमको केवल भुजा से मतलब होता है, पाई 4/3 से मतलब नहीं है। भुजा कितनी बार यूज की गई? 3 बार, मतलब आर इंटू आर इंटू आर। आर का यूज कितनी बार? आर क्यूब मतलब आर इंटू आर इंटू आर, तो कितनी बार प्रयोग किया गया? 3 बार। और आर का मान समान है, इसलिए परसेंटेज का भी मान क्या होगा? समान। कहने का मतलब हमको क्या यूज करना है? आर आर आर, तो आर का मान समान, तो परसेंट भी समान, तो 20%, 20% और 20%। कितनी बार यूज करेंगे? 3 बार, क्योंकि यहाँ आर की पावर 3 मतलब 3 बार गुणा। तो अब यहाँ परसेंटेज 3 बार है, तो हमने पढ़ा है, पहले 2 को हल करते हैं एक्स वाई से। तो 20 20 20 गुणे 20/100, काटे, 20 20 40 प्लस 4, कैलकुलेट किए तो कितना आया? 44। तो पहले 2 परसेंटेज को हल किए तो 44 आया। अब जो आता है उसको नए सिरे से नया हल करते हैं। अब इसको 44 को अगले 20 से करेंगे, 44 गुणे 20/100, काटेंगे तो 44 और 20 हुआ 64। इसका 0 0 काटे और 88/10, 88/10 होता है 8.8। तो उत्तर आया 72.8%। प्लस का आया मतलब वृद्धि। तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले आप क्या लिखिए?
सूत्र। तो गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर का क्यूब। हमेशा भुजा से मतलब रखिए। तो यहाँ भुजा कितनी बार है, आर क्यूब, आर इंटू आर इंटू आर। परसेंटेज कितना दिया था, 20, तो 20 20 20। सेम आर तो सेम परसेंटेज, तो 20 20 20 3 बार। पहले 2 बार हल किए 20 20 को, तो आया 44। फिर इस 44 को हल किए अगले 20 से, तो कैलकुलेट करने पे 44 20 64, 88/10 मतलब 8.8। तो उत्तर 72.8% की वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं आयतन से संबंधित। अगला एक प्रश्न आयतन का। किसी सिलेंडर मतलब बेलन, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 15% की वृद्धि करने से इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि और इसकी ऊंचाई में 15% वृद्धि करने से आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर एच। तो हमको भुजाएं लेनी है, तो आर का मल्टीप्लाई कितनी बार है, 2 बार, और एच का मल्टीप्लाई कितनी बार है, 1 बार। वॉल्यूम में आर कितनी बार, 2 बार, और एच कितनी बार, 1 बार। तो आर का परसेंटेज कितना है, 10। फिर आर का परसेंटेज कितना है, 10। फिर एच का परसेंट कितना है, 15। तो कितने परसेंटेज है, 10 10 2 और 15 3 परसेंटेज है। तो 10 10 को पहले हल करेंगे, तो 10 और 10 सबको आता है, जल्दी से 10 गुणे 10/100 करेंगे तो कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 21%। तो इन दो को हल किए तो आया 21। अब जो 21 आया उसको अगले से हल करेंगे, तो 21 + 15, 21 गुणे 15/100। 21 और 15 जोड़े तो 21 और 15 होता है 46। 15 गुणे 21, 15 दूनी 30, तो 315/100। पॉइंट लगा लेते हैं, तो 46.315, तो उत्तर 49.15% की वृद्धि, क्योंकि उत्तर किस में आया है, प्लस में। तो सबसे पहले आप आयतन का सूत्र लिखिए, कितनी भुजाएं हैं उसके बारे में डिटेल लिखिए। पाई का कोई मतलब नहीं होता। तो आर का स्क्वायर मतलब आर को 2 बार और एच को 1 बार। तो आर में था 10% वृद्धि, तो 10 10, और ऊंचाई में 15% की वृद्धि, तो 15। टोटल परसेंट कितने हुए, 3। पहले 2 परसेंटेज को हल किए, तो 10 और 10 को हल करने पे आता है 21। अब इस 21 को अगले परसेंटेज से हल किए, तो 21 और 15 हुआ 46। 21 गुणे 15 315/100, 3.15। जोड़ने पे आया 39.15 की वृद्धि। किसमें, तो उत्तर आयतन में। तो क्षेत्रमिति के परसेंटेज के क्वेश्चन को आप एक्स वाई के परसेंटेज के फॉर्मूले से बना सकते हैं। अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 बार, आयतन बोलेगा तो 3 बार। और सबसे पहला काम, एक बार आप ज़रूर फार्मूला लिख लें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको किसको और कितनी बार यूज़ करना है। अगर किसको और कितनी बार यूज़ करना है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और सारे उत्तर आपके आते जाएंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही।